गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। एज वी स्टडी अबाउट नेटबीन्स IDE, हम लोगों ने जैसे नेटबीन्स IDE के बारे में स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 है आपका, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी आपको एक प्रैक्टिकली कैसे एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये एक्सप्लेन किया था। 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, ठीक। आप नेटबीन्स IDE का यूज क्यों करते हैं, नेक्स्ट आप इसका यूज कर रहे हैं तो ये ब्लैंक प्रोजेक्ट क्या होता है या इन प्रोजेक्ट को बनाने से क्या होता है। क्योंकि ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर इसमें हम सॉफ्टवेयर है तो इसमें बना क्यों रहे क्यों। तो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं, किसके लिए होता है ये, बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए जो कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हो तो उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहां उन्हें सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेटबीन्स IDE। जो आपके इस चैप्टर में आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज नेटबीन्स। अदरवाइज IDE कोई सा भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं IDE के, उसमें से आपके सिलेबस में नेटबीन्स IDE ही एक्सप्लेन किया हुआ है जो जावा को अच्छे से यूज कर पाता है। तो सपोज कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है और आप IDE का यूज कर रहे हो और एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको पता ही नहीं कैसे बनाना है, तो उसकी स्टेप्स आपको सिखाई गई है कि आप एक नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर सकते हो। अब उन्होंने कहा है ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना मीन्स कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। ब्लैंक प्रोजेक्ट इसलिए बनवाया गया क्योंकि उसमें आपको अभी कोडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया गया, सो आपसे ब्लैंक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। अदरवाइज आपकी बुक में दिया है लेकिन आपको ये सिखाते वक्त तो ये बताने की जरूरत नहीं कि ब्लैंक प्रोजेक्ट कैसे बनता है। ब्लैंक प्रोजेक्ट की जरूरत इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्लैंक प्रोजेक्ट में हम कुछ ऐड करेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ एक स्टेप है। बट आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे करें। सो दैट वाज द स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले 12th क्लास में। सो इस चीज का ध्यान रखें कि एक ब्लैंक प्रोजेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। आफ्टर दैट आपकी बुक में दिया हुआ है क्रिएटिंग अ JFrame कंटेनर। ये भी आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो JFrame कंटेनर बनाना। लास्ट से आप लोगों ने प्रैक्टिकल में किया भी होगा। कैसे करते हैं, जो साइड में, अब याद रखिएगा दैट इज लेफ्ट, दैट इज राइट डायरेक्शन, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। जब हम स्क्रीन को ऑन करते हैं हमारा नेटबीन्स ऑन होता है, नेटबीन्स का IDE, तो उस नेटबीन्स IDE में इस तरफ स्विंग कंटेनर्स या आपकी विंडोज होती है, इधर आपकी प्रॉपर्टी विंडोज होती है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी विंडो है, इस प्रॉपर्टी विंडो में आपने जो कॉन्टेक्ट एडिटर बनाया है, उस आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्ट एडिटर का नाम आप देते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो कॉन्टेक्ट एडिटर का नाम आया है उस पर राइट क्लिक करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है इन प्रोजेक्ट विंडो, किस तरफ होती है प्रोजेक्ट विंडो, इस तरफ लेफ्ट साइड। तो इन प्रोजेक्ट विंडो राइट क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट एडिटर। प्रोजेक्ट विंडो में हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लेना। प्रोजेक्ट विंडो में कॉन्टेक्ट एडिटर पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक। जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलती है, उसमें चूज न्यू JFrame फॉर्म, उसमें क्या करना है, नए JFrame फॉर्म पर क्लिक करना है। न्यू JFrame फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पैनल ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ रहेगा इंटर नेम। तो वहां पर इंटर क्या करना है, क्लास का नाम। क्या इंटर कर रहे हैं, क्लास का नाम। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप कॉन्टेक्ट एडिटर UI उसका नाम लिख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था, आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या नाम इंटर कर रहे हैं, क्लास का नाम। आफ्टर दैट इंटर पैकेज नेम, उसके बाद आप किसका नाम इंटर कर रहे हैं, पैकेज का नाम इंटर कर रहे हैं। पैकेज का नाम भी उसमें बुक में दिया हुआ, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसका नाम यहाँ पर। आफ्टर दैट क्लिक फिनिश, उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश पर क्लिक करना है। ये स्टेप्स किस चीज की हो गई, एक JFrame को ऐड करने की।
अब ये जे फ्रेम होता क्या है और इसे क्यों ऐड किया गया, ये भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का मान लीजिए मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म? लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए मुझे उसका एक पीछे बेस तो चाहिए होगा। जैसे एक ड्राइंग बनाने के लिए पीछे कैनवास का होना जरूरी है, एक पीछे शीट का होना जरूरी है जिसके ऊपर मैं कुछ बनाऊंगा। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए एक पीछे बेसिक या बैकग्राउंड की जरूरत होती है। वही बैकग्राउंड यहाँ पर कौन है? जे फ्रेम। जे फ्रेम एक ऐसा फॉर्म है जिस पर हम हमारे कंपोनेंट को उठाकर रखते हैं। मींस इट इज अ कंटेनर। क्या है ये? एक कंटेनर है, इसलिए यहाँ लिखा है जे फ्रेम कंटेनर। ठीक है, तो जब भी आप इस जे फ्रेम को ऐड करेंगे तो एक ग्रे कलर या डॉट डॉट में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस फॉर्म पर आप अपने कंपोनेंट को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं जे फ्रेम कंटेनर। नेक्स्ट इज टू ऐड जे पैनल। जे पैनल को ऐड करना। जे पैनल बेसिकली क्या होते हैं? यस, आप लोगों ने लास्ट ईयर ये भी पढ़ रखा है। जे पैनल जो होता है बेसिकली कुछ लेवल्स या जो भी नाम होते हैं उनके लिए उनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। कॉम्बिनेशन मींस आपने 4 कंपोनेंट अगर रखे हैं तो उन चारों कंपोनेंट को बनाने के लिए डिवाइड एक फ्रेम तैयार करना। फ्रेम कैसे? सपोज आपने एक जे फ्रेम कुछ इस तरीके से बनाया है। अब इस जे फ्रेम में आपको 3 चीजें रखनी है। आपको अपना यूजर का नाम भी लिखवाना है, फिर यूजर का एड्रेस भी लिखवाना है और यूजर का ईमेल आईडी भी लिखवाना है। अब मैं कैसे लिखवाऊं? तो यहां पर मैं पार्टीशन कर देता हूं। पहले पार्टीशन में मुझे उनके नाम मिल जाएंगे। आप देखिएगा दूसरा पार्टीशन में ऐसे ना करके इस तरीके से भी कर सकता हूं। तो यहां पर तो सारे नेम की एंट्री आ जाएगी। नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी लेवल रखे हो सारे डिटेल्स आप यहां ले लो। उसके बाद यहां पर आप उनसे उनका एड्रेस लिखवा लो। ठीक है, और यहां पर आप उनके ईमेल आईडी एंड फोन नंबर्स की डिटेल लिखवा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? एक पूरे जे फ्रेम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जे फ्रेम की जो पैनलिंग की जाती है, पैनल मतलब इसके पार्टीशंस बनाना। इस पार्टीशंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पैनल लेंगे, उस पैनल को इस जे फ्रेम पर लाकर जितनी जगह पर हमें चाहिए होगा उतनी जगह तक उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपके घर में लगी हुई विंडो जिसमें आप पैनल लगाते हो। याद रखिएगा, पैनल बोल रहा हूं इसका मतलब कि जो स्लाइडिंग विंडो होती है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जहां नहीं है तो आप लोग अपने आसपास किसी के घर पर देख चुके होंगे। बेसिकली जब वो विंडो बनी तो एक बड़ा सा पार्टीशन था, एक बड़ा सा हिस्सा था जो खुला था। जब उसके लिए स्लाइडिंग विंडो लाई गई तो वो अलग अलग हिस्सों में लाई गई। 3 अलग हिस्से एक साथ, एक को इधर शिफ्ट किया, एक को इधर शिफ्ट किया, एक को बीच में रखा, जो भी है, नेट यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? पैनल डिवाइड कर दिए, उसके हिस्से, एक पैनल इधर, एक पैनल इधर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जे पैनल का यूज क्यों कर रहे हैं और ये क्या है ये समझ में आ गया होगा। जे पैनल बेसिकली इनके पार्टीशंस बनाने में हेल्प करता है, जिसको हम कंपोनेंट की कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम उसमें किस तरह के कंपोनेंट रखना चाहते हैं। तो उसे ऐड करने की प्रोसेस क्या होगी? टू ऐड अ जे पैनल। एक जे पैनल अगर आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए, इन पैलेट विंडो, अब पैलेट विंडो कहां होगी? यस, लेफ्ट या राइट? कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा किस तरफ लेफ्ट है? दैट इज लेफ्ट, दैट इज राइट। तो राइट किधर है? यहां राइट में पैलेट विंडो पर क्लिक करते हैं। अब पैलेट विंडो में भी कौन सा ऑप्शन? सिलेक्ट पैनल। पैनल को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहां से? फ्रॉम
स्विंग कंटेनर। तो याद रखिएगा पैलेट विंडो के अंदर स्विंग कंटेनर नाम का ऑप्शन आता है। उस स्विंग कंटेनर में आपको पैनल रखे हुए मिलेंगे। उस पैनल को आपको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मैंने यहाँ लिखा सेकंड पॉइंट में, ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू द टॉप कॉर्नर ऑफ द फॉर्म। उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहां लाकर रखना है? इस फॉर्म के कॉर्नर पर। कॉर्नर पर लाके क्यों रख दिया? क्योंकि उसे आप जहां भी रखेंगे उसे क्या करना होगा? अलाइन करना होगा। अलाइनमेंट करना मतलब उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज डिसाइड करना कि उसे कितना बड़ा रखना है, यहां से लेकर यहां तक रखें कि छोटा रखें कि लंबा रखें, जो भी रखना है, तो उसके लिए उसे अलाइन करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको लाके फॉर्म पर रख देते हैं और उसके बाद उसे अलाइन करते हैं। तो यहाँ पर टॉप कॉर्नर इसलिए बोला ताकि आप उठाकर लाकर उसे कॉर्नर पर रख दें। कॉर्नर पर आने के बाद उसे ड्रैग एंड ड्रॉप अलाइन कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम जे पैनल ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, your next topic is adding individual components and adding multiple components। याद रखिएगा दोनों एक साथ समझाना, क्योंकि इसमें स्टेप्स नहीं समझाकर मैं सीधा इनके मीनिंग समझा रहा हूं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं, कंपोनेंट क्या है यहां पर? आप जो भी जे फ्रेम के अंदर उठाकर रखेंगे, लेबल रखा, बटन रखा, ठीक है, रेडियो बटन, चेक बटन, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, जो भी आप ऑप्शन उठाकर रख रहे हैं, याद आ रहे होंगे शायद, ये कुछ पढ़े थे आपने 11th में। तो इन सभी को उठाकर जब आप रखते हैं, तो इन सभी को उठाकर जब आप रखते हैं फॉर्म पर, उसमें से अगर अलग अलग में उठाकर रखा जाए तो एडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। आप क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाके रख देते हैं जे फ्रेम पर, ठीक, फिर उसे अलाइन कर देते हैं। तो ये तो कौन सी प्रोसेस हो गई? एडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट को ऐड करना, और वो भी इंडिविजुअल, अलग से ऐड करना। उसके लिए अलग से आपको क्या करना होगा? अलग से उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करके लाके रखना भी होगा, फिर उस कंपोनेंट को आपको नेम भी देना होगा, फिर उसके अलाइनमेंट भी करनी होगी, और उसकी डिजाइनिंग भी आपको सोचनी होगी कि उसे क्या कलर देना है या क्या डिजाइन देना है, क्या नेम देना है, सारी चीजें। बट अगर मैं एडिंग मल्टीपल कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा तो कैसे करना होगा? तो इसके लिए होता है कि सबसे पहले तो स्विंग कंट्रोल, आपका जो स्विंग कंटेनर है उसमें से आपके कंपोनेंट उठाऊंगा, सभी को उठाकर कहां रखूंगा? यस, जे फ्रेम पर। सबको उठाकर कहां रखेंगे? जे फ्रेम पर। सपोज कि मैंने एक लेबल रखा है, दूसरा लेबल रखा है, तीसरा लेबल रखा है, 3 लेबल रखे हैं। उसी के साथ मैंने 3 टैग रख सके, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्म पर अगर इनको एक साथ ऐड करना था तो मुझे क्या करना होगा? मुझे स्विंग कंटेनर जो है, उस स्विंग कंटेनर में इसको क्लिक करके, बार बार क्लिक करके, यहाँ जे फ्रेम पर अपने आप ये कंपोनेंट्स आने ऐड हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगा ये कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर, ठीक। अब उन्हें यहाँ क्लिक करने के बाद जब ये यहाँ आ गए तो मुझे क्या करना होगा? जैसे यहाँ क्लिक हो गए, यहाँ आ गए, तो उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर माउस से क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद मुझे शिफ्ट की दबानी है। कौन सी की? शिफ्ट की। तो जैसे ही मैं शिफ्ट की दबाऊंगा तो ये अपने आप, जैसे पहले तो ये कैसे रखे होंगे? ओवरलैप रखे होंगे, एक के ऊपर एक रखे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो ये एक अपने आप उठकर अपनी जगह से थोड़ा सा स्पेस पर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं कौन से की का यूज कर रहा हूँ? शिफ्ट की का। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है लिखते वक्त कि एडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट में तो हम कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसका रिसाइजिंग करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, ठीक। और जबकि एडिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स में क्या होगा? एडिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम एक साथ सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जो कंपोनेंट्स हमारे जे फ्रेम पर आ गए हैं। उसके बाद शिफ्ट की दबाने से उनमें स्पेस आता है और वो अपने आप अलाइन होते चले जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कंपोनेंट। अब इंसर्टिंग कंपोनेंट टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि आप कंपोनेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं। सपोज कि आपने दो कंपोनेंट इंसर्ट कर लिए और तीसरा कंपोनेंट आप लेकर आ रहे हैं लेबल और आपने इसके बीच में रख दिया। अब इसे इंसर्ट करना बोलेंगे। याद रखिए अभी तक तो हम ऐड कर रहे थे, अब इसको क्या बोलेंगे, इंसर्ट करना, क्योंकि पहले से दो कंपोनेंट रखे हुए तीसरा कंपोनेंट उनके बीच में रखा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसर्टिंग कंपोनेंट। जब हमने कंपोनेंट इसके अंदर रखा, बीच में रखा, तो इसको स्नैप करना पड़ता है। स्नैप मतलब जब इसको हम रखेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दे देगा, नीचे की तरफ एक डॉट डॉट करके बॉक्स बना हुआ जाता है, उससे क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही आप लेफ्ट पर उसे लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करोगे तो जिसे लेफ्ट अलाइन किया है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और जिसे राइट अलाइन किया है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से दो से जो कंपोनेंट है उनके बीच में तीसरे को इंसर्ट करने के लिए कौन से कंपोनेंट यूज होगी, कौन सी मेथड यूज होगी, इंसर्टिंग कंपोनेंट। ठीक। एंड द लास्ट कंपोनेंट अलाइनमेंट। कंपोनेंट का क्या करना है, अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट करना कैसे होगा, इसकी सिंपल सी प्रोसेस है कि जे फ्रेम पर हमारा कंपोनेंट रखा होता है, तो जे फ्रेम पर रखे कंपोनेंट पर क्लिक करने पर उसके आसपास उसकी रीसाइजिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, उसकी रीसाइजिंग के ऑप्शंस के ऊपर हम जाकर माउस के कर्सर से, सपोज कि ये आपका लेबल है, लेबल 1, और जैसे ही माउस से आप क्लिक करेंगे तो इसके कॉर्नर पर अपने आप मार्जिन्स क्रिएट हो जाती है, मार्जिन्स के ऑप्शंस आने लगते हैं। आप जैसे ही माउस को यहाँ ले जाकर रखोगे तो एक प्लस का ऑप्शन आने लगेगा, मीन्स जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन होता है सिलेक्टर। इसे क्लिक करके ड्रैग और ड्रॉप करना, मीन्स उसे क्लिक करके खींचना या छोड़ना। इस तरीके से आप उसकी जो अलाइनमेंट होती है, उसकी जो रीसाइजिंग होती है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अलाइनमेंट का मतलब यहाँ इसे लेफ्ट या राइट या सेंटर में करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी विंडो में, कौन सी विंडो है, प्रॉपर्टी विंडो में, एक बार कंफर्म कर देता हूँ, बेस्ट लाइन अलाइनमेंट, यस, हाँ, पैलेट विंडो में जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी विंडो में आपको अलाइनमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो अलाइनमेंट में कौन कौन से अलाइनमेंट हो सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे उठकर, सारे लेफ्ट में। राइट अलाइनमेंट किया तो राइट में चले जाएंगे, ठीक है। सेंटर में किया तो सेंटर में आ जाएंगे। अब करना कैसे है, तो देखिए अलाइनमेंट की प्रोसेस समझा रहा हूँ, अभी इसके पहले रिसाइजिंग समझाई थी, अब अलाइनमेंट समझा रहा हूँ। सपोज कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और फादर फर्स्ट नेम दो चीजें रखी है, ठीक है। इसी के पास में टेक्स्ट बॉक्स इसका भी रखा हुआ है और इसका भी रखा हुआ है, इसको बोलूंगा T1 और इसको बोलूंगा T2, ठीक है। दैट 2 लेबल्स एंड 2 टेक्स्ट बॉक्स आर फिक्स्ड हियर, यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक। मुझे क्या करना होगा, फर्स्टली सिलेक्ट द लेबल्स, लेबल को सिलेक्ट किया और उन्हें शिफ्ट कर दूंगा, तो उन्हें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक। या तो माउस से लेफ्ट करके यहाँ तक ला सकता हूँ या फिर पैलेट विंडो में जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में जाकर कि लेफ्ट अलाइन है या राइट अलाइन है। इसी तरीके से इनको एक साथ करना है तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया और दोनों को शिफ्ट किया, तो दोनों उधर कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गया T1, यहाँ पर आ गया T2, तो ये कौन से अलाइन हो गए, राइट अलाइन। तो आपके जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उठकर राइट में आ गए, मीन्स आपने क्या किया, इनको अलाइन कर दिया, ठीक। यहाँ तक के आपके टॉपिक्स। नेक्स्ट जो कुछ एडिशन, कुछ कंपोनेंट ऐड करना, इंडेंटेशन है और इसके प्रीव्यू कैसे शो होते हैं, ये नॉर्मल कुछ चीज़ें बची हुई है जो मैं आपको चेक बॉक्स है, लिस्ट है, इनके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। थैंक यू क्लास।